नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से सक्षम अकादमी में। आज हमारे पास हिंदी के कुछ 20 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। जो लोग जो है सक्षम अकादमी के प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो ऑनलाइन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो है एप्लीकेशन का लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ पर आपको हर महीने के प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं, उनका सॉल्यूशन वीडियो और साथ में आपको पीडीएफ भी वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। और जो लोग ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप देहरादून में करणपुर या फिर रिस्पना पुल के निकट आप यहाँ पर जुड़ सकते हो। तो आज हमारे पास कुछ हिंदी के क्वेश्चन है, उम्मीद है आपके कुछ यहाँ पर काम आएंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट या घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती है कहलाते हैं। तो आपका यहाँ पर कहलाते हैं व्यंजन। सीधे सीधे व्यंजन की परिभाषा आपको मिलती है। स्वर आपके पास अगर यहाँ पर आते हैं तो स्वर होता है आपका स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण, स्वतंत्र रूप से उच्चारण किए जाने वाले वर्ण, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण। अब देखो दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो स्वरों को ही दो भेदों में या फिर आप यहाँ पर तीन भेदों में इसको बांट सकते हो। आपके पास एक ह्रस्व स्वर आता है, दूसरा आपके पास आता है दीर्घ स्वर और एक आपके पास आता है कौन सा, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर होता है जिसमें क्या लगे, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। दीर्घ होता है जिसमें दो मात्रा का समय लगे या फिर ह्रस्व से अधिक समय जो है इसके उच्चारण में लगता है। और प्लुत की बात करेंगे तो जिसमें तीन या अधिक मात्राओं का समय लगे, या हम बोल सकते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे वो प्लुत स्वर हो जाएंगे। और प्लुत स्वर का जो प्रयोग आपका होता है वो आपका संगीत, राग वगैरह गाने में जो है उसका प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे आपने बोला राम, ये तो सिंपल बोला, उसी को आपने राम किया तो मतलब देखो आपने क्या है कि जो राग के बाद जो आ है इसको आपने यहाँ तक खींचा है ना। तो ये आपका इसने क्या किया कि दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लिया उच्चारित होने में, तो ये आपका प्लुत स्वर यहाँ पर कहलाता है। तो ये हो गए ह्रस्व और दीर्घ स्वर। अब स्पर्श व्यंजनों की बात आएगी तो हमारे पास कुल 5 वर्गों में कुल 25 स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं। स्पर्श व्यंजनों को जो है उनके उच्चारण के समय जीभ के जो स्पर्श भाग होते हैं ना मुंह के, उनके आधार पर इनको अलग अलग बांटा गया। जैसे आपको पता है हमारे पास का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग आते हैं। शॉर्ट फॉर्म हमने देखिए KTM 2, KTM एक बाइक है ना, तो KTM 2, का से कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, इस प्रकार से इनका उच्चारण स्थान यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पर। अमीर खुसरो को किसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान हेतु जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, खड़ी बोली के विकास में। कई बार आता है खड़ी बोली को दूसरा आपके पास यहाँ पर कौरवी नाम दिया गया है। और कई बार आपको ये क्वेश्चन भी देखने को मिला होगा कि खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है, तो वहाँ पर आंसर मिलता है किसका, अमीर खुसरो का। यहाँ पर हम हरियाणवी को देखें तो हरियाणवी को आपका यहाँ पर बांगरू भी बोला जाता है ना, बांगरू या हरियाणवी। ये भी आपका किससे विकसित है, पश्चिमी भाषाओं में, पश्चिमी जो उपभाषा है हिंदी की उससे विकसित बोलियाँ हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास मिलता है ब्रज भाषा में या ब्रज भाषा के विकास में योगदान। तो यहाँ पर कृष्ण भक्ति शाखा के, जैसे हम रसखान का नाम देखते हैं, हमारे पास मीराबाई का नाम आता है, तो इनका महत्वपूर्ण योगदान आता है ब्रज भाषा के विकास में। और अगर हम बात करें अवधि में, तो अवधि में सबसे अच्छी, सबसे जो प्रसिद्ध रचना है आपने रामचरितमानस देखी होगी, किसकी है, तुलसीदास की। तो ऐसे ही राम भक्ति शाखा के जो कवि थे उन्होंने अवधि को अपनाया है, तो अवधि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान उनका आ जाता है यहाँ पर। दूसरा, कई बार जो है इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है कि हिंदी का सबसे विकसित रूप कौन सा है, तो वो भी आपका यहाँ पर आंसर है उसका भी खड़ी बोली। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अग्र स्वर का उदाहरण नहीं है। तो आपका जो आ है वो अग्र स्वर नहीं है बल्कि मध्य स्वर आपके पास है। जैसे माना आपके यहाँ पर जीभ की संरचना है ना, आपको पता अग्रभाग ये वाला हो जाएगा, मध्य भाग और पश्च भाग, तो बीच में आपका आ जाता है आ। इसका यहाँ पर एक छत्र राज है बीच में मध्य भाग में। अगर अग्र स्वर की बात करेंगे तो अग्र स्वर में आपको ई, ए और ए आता है। दूसरा आपका री, संस्कृत का स्वर भी इसमें आ जाएगा। बाकी जो बचे उसमें से आपका आ, उ, ओ, औ, ये सब क्या है, इनका उच्चारण जीभ के पीछे वाले भाग से होता है, तो इनको पश्च स्वर यहाँ पर कहा गया, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। फोर्थ है कृपाल। अच्छा, कृपाल को कृपाण था यहाँ पर, कृपाण, अस्सी, करवाल, शमशीर, सर, खड्ग, इनमें से आपको तलवार का पर्यायवाची जो नहीं है वो ढूंढना था। तो आपका आंसर यहाँ पर सीधे सीधे सर था, क्योंकि सर को हम तालाब के रूप में जानते हैं, है ना। तालाब की बात करेंगे तो हमारे पास एक शब्द मिलता है पुष्कर, और पुष्कर जो है तालाब के साथ साथ किसका है, आकाश का भी आपको पर्यायवाची शब्द मिलता है। दूसरा हमने एक सरसी देखा, सरसी, तो सरसी
क्या हो गया, तालाब का। और ऐसे ही अगर हम इसमें रूह लगा दें, सरसी रूह, तो सरसी रूह हो जाता है कमल का। साथ में हमने यहाँ पर देखा आपका पोखर है ना, या फिर तड़ाग, ये भी किसका, तालाब के पर्यायवाची शब्द आपके पास हो जाते हैं। फिफ्थ है तद्धित प्रत्यय के सहयोग से बने हुए शब्द कहलाते हैं। तो तद्धित प्रत्यय के सहयोग से जो शब्द बनते हैं वो हो जाते हैं तद्धितांत शब्द। अगर तद्धितांत और कृत्य जो कृदंत शब्द हैं, अगर आप लोगों ने ये नहीं पढ़े, वैसे देखो आप लोग काफ़ी अच्छी तैयारी में हो तो ये चीज़ें आपकी हो गई होंगी या पता होंगी आप लोगों को। दूसरे में आपको पता होगा कि जब मूल शब्द के बाद में कोई शब्दांश आकर जुड़ता है तो वो आपका क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, अब ये प्रत्यय ही दो भागों में बांटा होता है या दो प्रकार का होता है, और किस आधार पर होता है, इस मूल शब्द के आधार पर। अगर ये मूल शब्द कोई क्रिया है या क्रिया की मूल इकाई धातु है, इसके बाद अगर कोई प्रत्यय लगेगा तो ये प्रत्यय आपका कृत प्रत्यय कहलाता है, और इससे बना शब्द आपका यहाँ पर हो जाएगा कृदंत। ठीक है, तो याद करने के लिए आसान है, क्रिया से बना शब्द कृदंत हो जाएगा। दूसरा, अगर ये मूल शब्द आपके पास कोई संज्ञा पद मिलता है, कोई विशेषण पद मिलता है, या फिर आपके यहाँ पर कोई सर्वनाम पद मिलता है, और इसके बाद अगर कोई प्रत्यय लगता है तो ये प्रत्यय आपका यहाँ पर क्या कहलाता है, तद्धित प्रत्यय कहलाता है, और इस प्रत्यय से बने शब्द क्या हो जाएंगे, तद्धितांत आपके पास हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो जैसे अब देखो यहाँ पर एक शब्द आपका बोली आता है। अगर हम बोली को तोड़ेंगे तो आपने क्या तोड़ा, देखो बोल प्लस ई। अब जो बोल है वो क्या है, क्या ये कोई संज्ञा है, क्या ये कोई विशेषण है, क्या ये सर्वनाम है, बिल्कुल नहीं। बोल क्या है, क्रिया की एक धातु है। अब देखो आपको पता होगा कि कोई भी धातु है उसके बाद अगर आप ना प्रत्यय लगाते हो तो वो क्या बन जाती है, क्रिया बन जाती है। जैसे यहाँ पर बोल है, इस बोल में आप ना जोड़ दोगे तो बोलना क्रिया बन जाएगी। ठीक है, तो धातु के बाद प्रत्यय लग रहा है, ये प्रत्यय कहलाएगा कृत प्रत्यय, और इससे बना शब्द क्या, बोली, तो ये क्या हो जाएगा, कृदंत शब्द। ऐसे हमारे पास एक शब्द आता है सामाजिक। सामाजिक कैसे बना है, समाज प्लस इक से। अब समाज का एक भाववाचक संज्ञा है, संज्ञा के बाद जो प्रत्यय इक लग रहा है वो हो जाएगा आपका तद्धित प्रत्यय, और इससे बना शब्द सामाजिक वो हो जाएगा तद्धितांत। तो आसान है चीज़ें, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। 6 पे आते हैं, बड़ों का आदर करना चाहिए। रेखांकित में रेखांकित पद किस रूप में प्रयोग हुआ है। जो रेखांकित पद है वो आपका संज्ञा के रूप में इस वाक्य में प्रयोग हुआ है। जिन लोगों ने इसको विशेषण किया, तो वैसे तो कई बार हो चुका है विशेषण, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है। जिन लोगों ने जो है पहले से जुड़े होंगे आप लोग सक्षम प्रैक्टिस सेट से, तो आपको ये चीज़ें आसान हैं। ठीक है, और देखो चीज़ें आसान तभी होती हैं जब बार बार आपका रिवीजन हुआ हो उस चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, यदि कोई विशेषण, देखो अगर मैं आपको केवल अलग से लिखता हूँ बड़ा शब्द लिखता हूँ, तो बड़ा शब्द क्या हो जाएगा आपके पास, विशेषण कहलाएगा स्वतंत्र रूप से। अब ये बड़ा शब्द जो वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग हुआ है, अगर बड़ा शब्द विशेषण है तो आपको पता है कि वो शब्द विशेषण तभी है जब उसके साथ साथ क्या हो, कोई विशेष्य हो, कोई संज्ञा हो जिसके बारे में वो जानकारी दे रहा है, और ऐसी संज्ञाएं आपका विशेष्य कहलाती हैं। माना मैंने यहाँ पर लिखा बड़ा आदमी, ये बड़ा तभी विशेषण है जब वो उसके साथ संज्ञा भी है, आदमी भी है, तब जाके पता चल रहा कि ये बड़ा शब्द इस आदमी के बारे में कोई जानकारी दे रहा है। इस स्थिति में ये क्या है, विशेषण है। लेकिन जब यहाँ पर बड़ा तो है लेकिन कोई विशेष्य नहीं है, कोई संज्ञा नहीं है जिसके बारे में वो जानकारी दे रहा है, तो उस स्थिति में ये विशेषण जो है आपका संज्ञा का रूप ले लेता है। कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेगा। तो अब जो लोग नए हैं, जिन्होंने नहीं लिखा, आपको एक लाइन लिखनी है कि यदि विशेषण विशेष्य की अनुपस्थिति में प्रयोग होता है, ठीक है, यदि विशेषण विशेष्य की अनुपस्थिति में प्रयोग होता है तो वो विशेषण जो है संज्ञा का रूप ले लेता है। ऐसे ही हम यहाँ पर देख सकते हैं, मोटे को बुलाओ। अब आपके पास जो मोटा शब्द है, स्वतंत्र रूप से तो मोटा एक विशेषण है, लेकिन इस वाक्य में उसका प्रयोग क्या हुआ है, एक संज्ञा के रूप में। क्योंकि अगर वो मोटा है तो क्या मोटा के आगे कोई विशेषण है, विशेष्य है, कोई संज्ञा है, नहीं। इसी को मैं अगर इस प्रकार लिखूं, मोटे लड़के को बुलाओ। अब ये मोटा शब्द यहाँ पर इस लड़के के बारे में जानकारी दे रहा है, यानी अब इसमें विशेष है तब ये विशेषण है, यहाँ पर विशेष्य नहीं था कुछ भी, तब ये संज्ञा का रूप ले लेता है। चलिए, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। दूसरी बात, जो गुणवाचक विशेषण होते हैं ना, वो आपका बहुवचन में नहीं होते हैं। अगर गुणवाचक विशेषण कभी बहुवचन में आ जाते हैं तो उसको जो है आप क्या ले सकते हो, संज्ञा में उसका परिवर्तन हो जाता है।
7th है उत्तराखंड में औसतन, या फिर औसतन मैंने हटा ही दिया था, ये आपको कन्फ्यूजन न हो, ताकि उत्तराखंड में 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो 200 सेंटीमीटर क्या होती है? वर्षा। वर्षा को क्या हम गिन सकते हैं कि आज 4 वर्षा हुई? बिल्कुल नहीं। वर्षा को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, इसलिए ये परिमाण में आएगा, यानी मात्रा बताई जाएगी। ठीक है, और परिमाण की अगर हम बात करेंगे तो कैसा परिमाण है? 200 सेंटीमीटर। क्या ये निश्चित है? बिल्कुल निश्चित परिमाण है, तब जाके आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कुछ लोग, हमारे पास एग्जाम्पल कुछ मिलते हैं, उनमें कन्फ्यूजन आप लोगों को हो जाता है। हमारे पास अगर माना यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल 2 ट्रक सब्जी, या आपके पास फिर यहाँ पर है 2 बाल्टी पानी। अब सोचो जरा कि इसमें इन दोनों वाक्यों में कौन सा विशेषण होगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि काफ़ी लोग जो है इसमें ये भी सोच रहे होंगे कि 2 संख्या आ गए तो सीधे सीधे निश्चित संख्यावाचक होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि आप इस वाक्य में विशेष्य क्या है, किसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हो। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पर ऊपर वाले में सब्जी के बारे में बात कर रहे हैं, नीचे वाले में किसके बारे में बात कर रहे हैं? पानी के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, क्या हम सब्जी और पानी को क्या हम गिन सकते हैं? नहीं। इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं या तोल सकते हैं, इसलिए ये किस में आ जाएगा? परिमाण में। अब जो 2 ट्रक है ये इस सब्जी की निश्चित मात्रा बता रहा है, निश्चित परिमाण हो गया। ये 2 बाल्टी है, ये इस पानी की क्या है? निश्चित मात्रा बता रहा है, इसलिए ये क्या हो गया आपका यहाँ पर? निश्चित परिमाण हो गया दोनों में। इसी को परिवर्तित करके अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 ट्रक, या फिर मैं केवल लिखूं 2 बाल्टी। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ऊपर हम सब्जी की बात कर रहे थे, पानी की बात कर रहे थे, इन दोनों को तोला जा सकता है, इसलिए परिमाण में आते हैं। यहाँ पर हम ट्रक की बात कर रहे हैं और बाल्टी की बात कर रहे हैं, और इन दोनों को हम गिन सकते हैं, इसलिए ये संख्या में आएंगे। और कैसी संख्या? आगे निश्चित संख्याएं दे रखी हैं, 2 बाल्टी 2 ट्रक, अब है ये निश्चित संख्या। ठीक है, तो आपको विशेष्य को भी ध्यान में रखना होगा कि विशेष्य को यहाँ पर गिना जा रहा है विशेषण के द्वारा, या फिर उसका परिमाण यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलो। 8th आपके पास है कि आपकी वह पुस्तक कहाँ है जो आप कल लाए थे। रचना के आधार पर आपको वाक्य भेद बताना है। तो रचना के आधार पर हमने 3 प्रकार के वाक्य पढ़े। अगर मैं ऑप्शन सेकंड यहाँ पर हटा दूँ, सरल, मिश्रित और संयुक्त। सरल वाक्य में हमने देखा जब तक किसी वाक्य में एक क्रिया है, जब तक किसी वाक्य में एक क्रिया है, या फिर आप बोल सकते हो एक उद्देश्य और एक विधेय है। अगर आपने उद्देश्य विधेय के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो तब तक क्या है वो क्रिया, वो वाक्य क्या है? सरल वाक्य है। या फिर आप केवल ध्यान रखना एक क्रिया है तो वो सरल है। अब मिश्रित में क्या होती है और संयुक्त में क्या होती है? इसका मतलब इन दोनों में 2 या अधिक क्रियाएं होंगी, है ना। अब होता क्या है मिश्रित में, एक तो होगा उसमें प्रधान वाक्य, और उस प्रधान के साथ साथ अन्य आपको मिलेंगे आश्रित। एक भी हो सकता है, उसके अलावा ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो मिलेगा आश्रित। लेकिन संयुक्त में क्या होता है? 2 या अधिक, यानी जितनी क्रियाएं होंगी उतने स्वतंत्र सरल वाक्य बनेंगे। इसमें स्वतंत्र सरल वाक्य बनते हैं। अब देखो कैसे, यहाँ पर आपका माना एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मोहन बाजार गया और उसने साड़ी खरीदी। सबसे पहले तो इसमें क्रियाएं कितनी है? मोहन बाजार गया एक क्रिया है, उसने साड़ी खरीदी अलग क्रिया, यानी 2 क्रियाएं हैं। ये सरल तो हो नहीं सकता। अब देखो, मोहन बाजार गया एक क्रिया के साथ हमने इस वाक्य को इस वाक्य से हटाया, तो क्या ये किसी पर निर्भर है? मोहन बाजार गया अपना पूरा वाक्य दे रहा है, बिल्कुल। दूसरा देखो, हम और को हटा देंगे क्योंकि योजक शब्द आपके पास है। उसने साड़ी खरीदी, क्या ये किसी पर निर्भर है? ये भी नहीं है, यानी ये दोनों स्वतंत्र हो सकते हैं। तो तब जाके ये क्या है? 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य जिसमें बनेंगे संयुक्त। ये वाक्य हो जाएगा आपका संयुक्त। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन की बात करता हूँ, आपकी वह पुस्तक कहाँ है? पुस्तक कहाँ है एक क्रिया है, जो कल लाए थे दूसरी क्रिया है, सरल तो नहीं हो सकता। आपकी वह पुस्तक कहाँ है, क्या ये पूरा अर्थ दे रहा है? वह पुस्तक कौन सी पुस्तक की इसमें पता नहीं चल रहा है, यानी इसके लिए पूरा करने के लिए इसके साथ ये होना भी जरूरी है, जो आप कल लाए थे। और अगर मैं केवल इसको करूं अलग, जो आप कल लाए थे, तो क्या ये पूरा वाक्य अर्थ दे रहा है? नहीं। इसका मतलब इन दोनों का एक साथ होना जरूरी है, और वो होता है आपका आश्रित में। तो इसका आंसर भी आपका आश्रित था। हमने क्या देखा? एक तो प्रधान होता है, अन्य आश्रित होंगे, और आश्रित इससे कभी हटके अलग नहीं हो सकता। अगर उसको आप जबरदस्ती अलग करोगे तो आपका क्या होगा? उस आपका पूरा अर्थ वहाँ पर नहीं देगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझे होंगे। सरल में एक क्रिया, संयुक्त में वाक्य अलग हो सकते हैं, मिश्रित में वाक्य अलग नहीं हो सकते।
नाइन्थ है, यह मेरी किताब है, वह आपकी किताब है। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें आपका सर्वनाम हो जाएगा सीधे सीधे निश्चयवाचक सर्वनाम था, ऑप्शन थर्ड, यह वह। दूसरी बात, पुस्तक बताई जा रही है, निश्चयवाचक सर्वनाम को ही हमने क्या देखा, संकेतवाचक भी देखा। हमने संकेतवाचक सर्वनाम भी देखा, जिसकी ओर संकेत किया जा रहा हो, मतलब इशारा किया जा रहा हो। आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। तो देखो, यह मेरी किताब, उस किताब की ओर इशारा किया जा रहा है। वह आपकी किताब है, आपकी किताब की ओर भी क्या है, ये वह क्या दर्शा रहा है कि संकेत किया जा रहा है, इशारा कोई किया जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा निश्चयवाचक। तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं, आपको पता है कि 6 प्रकार के आपके पास सर्वनाम होते हैं और बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए और ध्यान होनी चाहिए, मतलब, है ना। 10th है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुण संधि का उदाहरण नहीं है? अब गुण संधि के लिए सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए, गुण संधि के लिए आपको गुण संधि के नियम पता होना चाहिए। अब गुण संधि का नियम क्या बोलता है कि यदि अ या आ के बाद अगर कोई क्या आए, नहीं भिन्न नहीं आता इसमें, अ या आ के बाद ई आए तो आपका ए बनेगा। ऐसे ही आ के बाद अगर आपका उ या ऊ आता है तो आपका ओ बनता है, और आ के बाद अगर आपका री आता है तो आपका बनता है अर। किसमें? गुण संधि में। तो पहला स्टेप तो ये है कि आपको यही आपका लिखना चाहिए आपको अलग से। अब इनके संधि विच्छेद करने चाहिए। जो परोपकार है उसका होता है पर प्लस उपकार। मनोभाव का हो जाएगा मनः प्लस भाव, इसका हो जाता है उमा प्लस ईश, महर्षि का हो जाएगा महा प्लस ऋषि। देखो, अगर आपको सही संधि विच्छेद करना आता है तो आपका ये बहुत आसान है, क्योंकि आप ऑप्शन सेकंड में समझ गए होंगे कि इसमें मनः विसर्ग आ गया, तो ये क्या है, विसर्ग संधि है और यही इसका आंसर भी है। फिर भी आपने क्या देखा कि रा में क्या है, आ की मात्रा छुपी हुई है, आ का मेल हो रहा है ऊ से, और देखो ओ की मात्रा संधि स्थल पर बन रही है। यहाँ पर भी ओ नहीं है, यहाँ पर भी ओ नहीं है, यहाँ पर ओ बना। किसमें? गुण संधि में। ये वाला रूल लगा सेकंड वाला। उमा प्लस ईस, आ के बाद ई आया और ए की मात्रा बनी, आ के बाद ई आया और ए की मात्रा बनी। महर्षि, आ के बाद देखो री आया और बना के यहाँ पर अर, महर, है ना, तो अर बना। ये भी आपका किसमें होगा, गुण संधि का हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सेकंड, जो आपका विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। 11th है शुद्ध वर्तनी। तो यहाँ पर आपका शुद्ध वर्तनी सीधे सीधे क्या हो जानी थी, ऑप्शन थर्ड, अतिशय। सौहार्द की बात करेंगे तो हमारे पास सौहार्द ये हो जाएगा सही। अतएव में अतएव हो जाता है, ठीक होगा। और अनधिकार की बात करेंगे तो इसमें अनाधिकार नहीं बल्कि अनधिकार हो जाएगा। अनधिकार क्यों होगा, इसको अगर आप तोड़ोगे, उपसर्ग अलग करोगे, आपको मिलता है अन प्लस अधिकार। ठीक है। अब देखो, हलंत कब हटता है, जब उसके साथ कोई स्वर जुड़ेगा। अब आ स्वर यहाँ पर है तो आ स्वर का क्या कोई मात्रा होगी, नहीं, इसकी मात्रा का तो लोप हो जाता ना उसी में, तो इससे हलंत हटेगा, ये आ हट के इसमें मिल जाएगा और अनधिकार आपका हो जाएगा सही वर्तनी। वर्तनी की बात करेंगे तो हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे हमारे पास आता है अंतर्धान। अंतर्धान इस प्रकार होगा, ठीक है। हमने ज्योत्सना, आदस्ता, आदसा ना आ जाएगा ज्योत्सना में, ठीक है। ऐसे ही देखो, उज्ज्वल में तो आप 2 जा देखते हो, वहाँ पे उज्ज्वल हो जाएगा। ऐसे अगर आपके पास प्रज्वलित आता है तो आपके पास केवल एक ही जा आएगी शुद्ध वर्तनी में। दुविधा हमारे पास एक आती है, तो दुविधा नहीं, वो द्विविधा होता है, द्विविधा। कैलाश की बात करेंगे तो कैलाश हमारे पास ये वाला शुद्ध होता है, कैलाश मानसरोवर वाला। जबकि बहुत सारे लोगों का नाम होगा तो वो इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं, ये ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, इस प्रकार से ये शुद्ध होगा, कैलाश मानसरोवर से याद रखना। ऐसे हमारे पास कुछ नाम आते हैं, जैसे हमने हिरण्यकश्यप देखा तो हमारे पास हिरण्यकश्यप नहीं बल्कि हिरण्यकशिपु शुद्ध आता है। मेघनाथ बोलते हैं हम, मेघनाथ नहीं मेघनाद, मेघ की तरह नाद यानी गर्जन करने वाला। ऐसे आपके पास अश्वस्थामा आता है, तो हमारे पास अश्वस्थामा नहीं बल्कि अश्वत्थामा होगा, अश्वत्थामा, अश्वस्थामा नहीं। तो हम कई बार क्या करते हैं, वर्तनियों का उच्चारण हम गलत करते हैं, इसलिए हमारी वर्तनियाँ भी क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को आपने जो है मेनली ध्यान रखना है। बाकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आशीर्वाद हो गया, कई बार आ चुका है पेपर में। सन्यासी, सन्यासी में आपका आधा ना भी आएगा और बिंदु भी आएगा, मतलब अनुस्वार भी आएगा, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। 12 है जो रचना अन्य भाषा में अनुवाद हो, जिस रचना का अन्य भाषा में अनुवाद किया गया वो हो जाएगी आपकी अनुदित। अनुवादन एक प्रक्रिया है, या अनुवाद भी इसको बोल सकते हो, कि किसी बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना। छोड़ो इसको, हस्तलिखित भी हाथ से लिखी गई कोई भी चीज़ हो सकती है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपके पास पेपर के लिए है वो है ऑप्शन नंबर 4, पांडुलिपि। कई बार आता है हाथ से लिखी गई पुस्तक की प्रतिलिपि। क्या हो जाएगा, हाथ से लिखी गई,
हाथ से लिखी गई पुस्तक की प्रतिलिपि, किसी पुस्तक की प्रतिलिपि अगर हाथ से लिखी जाती है तो उसको यहाँ पर पांडुलिपि का दर्जा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है 13, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दयुग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड वाला उल्लूखन, क्योंकि उल्लूखन तो आपने देखा होगा ओखली का पर्यायवाची आपके पास मिलता है, उल्लू का क्या मिलता है उलूक, उल्लू का उलूक हो जाएगा, है ना। चलिए बाकी तो और सभी सही हैं। आपके पास एक शब्द आता है गंभीर, तो गंभीर जो एक तत्सम शब्द है इसका तद्भव की बात करेंगे तो हमारे पास गहरा आ जाता है। ऐसे हमने गोधूम देखा, गोधूम भी एक तत्सम शब्द है, इसका गेहूं हो जाता है। ऐसे हमारे पास एक गुटिका आता है, गुटिका, तो गुटिका भी क्या है संस्कृत का शब्द लग रहा है ना, तो इसका हो जाएगा गुड़िया। एक चित्रक आता है, दूसरा आपके पास चित्रकार आता है, तो जो चित्रकार है उसका तो चितेरा हो जाता है और चित्रक का क्या हो जाएगा चीता हो जाएगा इसका तद्भव शब्द। 14 है तनख्वाह किस भाषा का शब्द है। तनख्वाह आपका यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट फारसी भाषा का शब्द। यहाँ पर देखो फारसी में आपका आता है दरवाजा, तमाशा, जानवर, जहर, एक आपका फरियाद आता है यहाँ पर, है ना। ये सारी चीज़ें फारसी के हो जाएंगे। अब देखो अरबी में एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है, आपको हेल्प करेगी याद रखने में। अरबी में जो भी आपका अदालत से संबंधित शब्द होंगे, अदालत से संबंधित जो भी शब्दावली होगी, चाहे वो अदालत हो गया, वकील हो गया, जमानत हो गया, दफ्तर हो गया, रिश्वत हो गया, कानून हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपका अरबी में आती हैं। तुर्की में कुछ खतरनाक चीज़ें आपने देखी होंगी, जैसे आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है बारूद आ जाता है, ठीक है, कैंची आ जाता है, बेगम आपका इसी में है, किसमें तुर्की में, है ना। साथ साथ में आपका यहाँ पर एक शब्द और आता है गनीमत, गनीमत, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। पुर्तगाली की बात करेंगे तो पुर्तगाली में आपका एक अनन्नास आता है, अनन्नास। दूसरा में यहाँ पर एक ध्यान रखना पतलून शब्द है, पतलून आपको लुसेंट में हिंदी उसमें अंग्रेजी की मिलती है, लेकिन पतलून शब्द क्या है पुर्तगाली शब्द है। ऐसे ही गोदाम हो जाएगा, आल्पिन हो जाएगा, बाल्टी हो जाएगा, गमला हो जाएगा, चाबी हो जाएगा, ये सारे क्या है पुर्तगाली शब्द आपको मिलते हैं। 15 है सात्विक का विलोम शब्द, तो सात्विक का तामसिक हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। तिरोभाव की बात करेंगे तो आपके पास मिलता है आविर्भाव, आविर्भाव। अनुकूल का प्रतिकूल हो जाता है, ठीक है, और स्वाभाविक का अस्वाभाविक, आप इस तरीके से इसको भी ध्यान रख सकते हो। 16 है पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ। पगड़ी उछालना हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड। अपमान करना या अपमान, हाँ अपमान करना हो जाएगा। खुशी मनाने के लिए कई सारे मुहावरे आपके आ जाते हैं, जैसे आपका बल्लियों उछलना हो जाएगा, बल्लियों उछलना यानी आपका क्या हो जाएगा खुशियाँ मनाना। घी के दिए जलाना वो भी खुशियाँ मनाना हो जाएगा। इज्जत बचा लेना, आपने जैसे सुना होगा ना नाक रखना, नाक रखना, तो नाक रखना मुहावरा भी क्या हो जाता है इसका भी हो जाएगा इज्जत बचा लेना मतलब। 17 है निम्नलिखित में अनेकार्थक शब्द नीति का अर्थ है। तो नीति का अर्थ यहाँ पर सभी हो जाएंगे। नीति कोई चाल, सॉरी नीति नहीं गति था यहाँ पर, गति मतलब कोई चाल, दशा, मोक्ष, ये सभी हो जाते हैं। 18 है थोड़ा खाओ खूब चबाओ में कौन सा क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। इसमें आपका क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट परिमाणवाचक। देखो 4 प्रकार के आपके पास क्रिया विशेषण के भेद मिलते हैं। परिमाणवाचक में मिलता है कि क्रिया कितनी या कितना जो है क्रिया को संपन्न किया गया है। रीतिवाचक में क्रिया को करने का तरीका बताया जाता है और बताया जाता है कि क्रिया कैसे संपन्न हुई है। स्थानवाचक में क्रिया का स्थान बताया जाता है, कहाँ पर क्रिया संपन्न हो रही है, और इसमें आप कहाँ के जवाब से आंसर ढूंढ सकते हो। काल में आता है कब, क्रिया कब यानी किस समय क्रिया जो है संपन्न हुई है। अब देखो कितना खाओ थोड़ा खाओ, कितना चबाओ खूब चबाओ, दोनों किसका आंसर मिलता है कितना या कितनी का। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर परिमाणवाचक यानी मात्रा का बोध करा रहा है। रीति कैसे होगा, जैसे माना आपके पास एक क्रिया है दौड़ना, कैसे दौड़ा जाएगा, या तो धीरे धीरे दौड़ा जाएगा, धीरे धीरे दौड़ना क्या है उसका तरीका है ना, या फिर तेजी से दौड़ा जाएगा, तेजी से दौड़ना भी उसका एक तरीका हो जाएगा, है ना। दूसरा ध्यान रखना, अगर मैं ये बोलूँ कि आज वह बहुत दौड़ा या बहुत दौड़ा, तो बहुत दौड़े में क्या हो जाएगा आपका बहुत, फिर वो रीति नहीं रहेगी, बहुत हो जाएगा कितना, तब वो परिमाण यानी मात्रा बता रहा है। 19 निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोरापंत शिवानी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इसमें से आपका गंगाबाई है जो उनके द्वारा नहीं लिखा गया, ये लिखा गया पीताम्बर दत्त बर्तवाल द्वारा। प्रश्न नंबर 20 है
चोटी की पकड़ नामक रचना के रचनाकार, तो ये आपके यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाते हैं। आपको पता है कि 1899 में इनका जन्म होता है। कई सारे जो है रचनाएं इनकी आपको लिखा चुका हूँ या आपको बता चुका हूँ कि एप्लीकेशन में जाके आपको क्या मिलेगा, एप्लीकेशन में जाके आपको यहाँ पर साइड मेन्यू मिलेगा, 3 डॉट ऐसे मिलेंगे, 3 लाइनें यहाँ पर मिलेंगी। उसमें जाओगे तो आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल करके एक ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर आपको जो है रचनाएं अपडेट कर दी गई हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है, उतनी रचनाएं हैं जितनी आपको याद करनी है। मतलब एनसीईआरटी से आधारित जो एनसीईआरटी में दी गई हैं, प्रत्येक लेखक की केवल और केवल वो रचनाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि एक लेखक के 4-5 पन्ने बना दिए उसके बाद वो याद नहीं होंगे, दुनिया भर की चीज़ें आपके पास क्या क्वांटिटी बनी रहेगी। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पे काम करो और वो चीज़ आपको वहाँ पर पीडीएफ में मिल जाएगी। बाकी बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी, तो आप ज़रूर वहाँ पर चेक कर लीजिए।